स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का मतलब होता है रेशो, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो रेशो को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परसेंटेज आ जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे मार्क्स आते हैं तो कोई भी कितने भी नंबर आए हों, तो जैसे वो रेशो होता है कि मान लीजिए हमारे 17 मार्क्स आ गए 20 में से, तो 17/20 ये तो रेशो हो गया कि हमारे मार्क्स आए कितने हैं, ठीक है। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रेन को हम यहाँ पर एक्स एक्सेस पर रेशो में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो अब जो है एक्स एक्सिस पर लेंगे हम स्ट्रेन, वाई एक्सिस पर होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इनको अपने हिसाब से ए बी सी डी जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको अपने हिसाब से पी क्यू आर एस टी मत कर देना, ए बी सी डी ही करना है, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अभी बताएंगे क्या क्या है। ए बी सी, ये वाला पॉइंट है डी, इधर वाला पॉइंट है ई। ये जो है बी, बी से मिलाकर बी के कोरस्पॉन्डिंगली जो हम स्ट्रेस लेंगे उसको यहाँ मेंशन कर देंगे एस वाई, एस सब्सक्रिप्ट में वाई, और डी के कोरस्पॉन्डिंगली जो स्ट्रेस लेंगे उसको लिख देंगे एस यू। एस यू सेट, इसको बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे ओ डैश, ये होगा लेस देन 1%। इधर डी से, डी और ई के बीच में लगभग यहाँ पर आप ये कर दीजिए 30%, यहाँ तक आते आते स्ट्रेन जो 30% हो गया। समझ गए ना परसेंटेज कैसे? भाई स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। या फिर अगर हम शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। वो भी दोनों तरीके से अगर आप देखें, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, वो भी रेशियो है। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेन आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। ये 30% हो गया। फिर इधर ओ से लेकर ए तक इधर हमने एरो बनाया है, इसको हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक वाला जो बिहेवियर है इसका, इसको बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। फिर जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर मेंशन करेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी जो है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट।
सी से डी तक जो है वो जो बिहेवियर कहलाएगा दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर। ई जो है इसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट। तो एक तो ये डायग्राम, इसमें क्या है कि आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर, या तो ये बोल देंगे एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये तो हो गया कि उन्होंने पूरा का पूरा आपको बता दिया कि भाई सब कुछ आप ही को करना है, कर्व भी बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि यही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाकर दे देंगे, इसमें कुछ भी ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर देंगे ए बी सी डी ई, वो कहेंगे कि इसकी आप मार्किंग कंप्लीट करिए, तो वो 2 या 3 नंबर का हो सकता है। लेकिन अगर आ गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है तो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आते ही आते हैं पेपर में, उनमें से एक है ये। अब जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, उनकी डेफिनेशन आपके समझने के लिए उन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल करेंगे अभी डिस्कस इस चैप्टर में, तो उन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर 6 पर हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन करे हैं। वो पांचों पॉइंट्स जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे, उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझा कर लिख दीजिएगा। देखिए, पहला है when the strain is small, say less than 1%, the initial part OA of the graph is a straight line showing that stress is proportional to strain। तो जब हम कहते हैं कि स्ट्रेन बहुत कम है, कितना कम है, स्ट्रेन जो है वो 1% से भी कम है, तो 1% कब आएगा, 1% तब आएगा जब चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ लगभग मतलब बहुत ही कम, जो चेंज इन लेंथ है बहुत कम होगा, क्योंकि 1% का मतलब क्या है, 0.01। रेशो 0.01 कब होगा, जब जैसे मान लीजिए हम किसी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो जैसे जैसे ये डेल्टा एल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये रेशो बढ़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओरिजिनल लेंथ तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। आपका कोई भी वायर है, उस वायर को हमने बोल दिया 4 मीटर का वायर है, अब आप उसको खींचे जा रहे हैं, इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ भाई कितने लेवल तक ये वायर टूटता नहीं है, टूटने का मतलब फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कब तक टूटता नहीं है, तो आपने क्या करा, आप उसको खींचते जा रहे हो, तो खींचने पर आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स तो लगा ही रहे हैं, तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आप उसकी जो लेंथ है उसमें जो चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 0.1 मीटर बढ़ा दिया लेंथ को, फिर 0.2 मीटर बढ़ा दिया, फिर 0.3 मीटर बढ़ा दिया, तो ये डेल्टा एल है, ये तो चेंज हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ तो सेम ही रहेगा, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो शुरुआत में आप सोचिए कि आपने चेंज इन लेंथ जो है वो बहुत मामूली सा हुआ है, तो हमारा जो स्ट्रेन है वो 1% से भी कम है, तो यहाँ से यहाँ तक, O से लेकर O डैश तक हमारा स्ट्रेन 1% से कम है, बहुत कम है। तो उस दौरान हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमने स्ट्रेन को थोड़ा बढ़ाया, तो हमारा स्ट्रेन भी थोड़ा बढ़ता गया। तो O से लेकर A तक एक ना स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो कि इंक्लाइनिंग स्लोप के साथ ऊपर जा रही है, तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ जब तक स्ट्रेन हमारा लेस देन 1% है, तब तक हमारा स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसलिए हमने O से A के बीच में लिख रखा है यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर, और ये है प्रोपोर्शनल लिमिट कि यहाँ तक वो प्रोपोर्शनल रहेगा, उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है अब देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन द रीजन फ्रॉम A टू B, अब ये मामूली सा रीजन A से B वाला, तो ये ना कुछ शिफ्टिंग हो रही है इसके नेचर में, जिस भी वायर को हम खींच रहे हैं, तो अब क्या है कि अभी तक तो स्ट्रेट लाइन जा रहा था, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ाया वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ा। अब क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस उतना नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे हैं भाई। यहाँ से और यहाँ तक आप ये देखिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो बढ़ा, लेकिन जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस इतना से ही बढ़ा है, A से B। ठीक है, तो स्ट्रेन के कंपैरिजन में अब स्ट्रेस थोड़ा कम बढ़ा है। तो वो देखिए, द रीजन फ्रॉम A to B द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज स्लाइटली कर्व्ड, दैट इज स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस उतना नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो ए था, ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट थी, फिर ए से बी में वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके नहीं रहा। उसके बाद देखिएगा फिर आगे चलते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आ ही गए होंगे, है ना। तो इन 2 पॉइंट्स को कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये बताएंगे कि ओ से ए तक वो प्रोपोर्शनल बिहेवियर शो कर रहा था, ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। जब स्ट्रेन को हमने लेस देन 1% रखा तो जो स्ट्रेस है वो इस तरीके से बढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे कि दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो। फिर ए से बी तक वो ग्राफ जो है वो स्लाइटली कर्व हो गया, यानी कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहा दोनों के बीच में। अगला है थर्ड पॉइंट, इफ़ द वायर इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। अब अगर वायर को इलास्टिक लिमिट से आगे भी स्ट्रेच कर दिया जाए, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो ये वाली जो है बी पॉइंट जो है इसको हमने बोल दिया इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसको यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। तो अब अगर उसको आगे भी बढ़ाया जाए तो हम ये देखते हैं, ये जो इलास्टिक पॉइंट या यील्ड पॉइंट है, इससे आगे बढ़ाते हैं तो ये देखा कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। स्ट्रेस में आप जरा देखना कुछ चेंज है क्या बी से सी के बीच में, आप कहेंगे अरे जरा सा है, मामूली सा चेंज है, ये तो बी के कॉरस्पॉन्डिंगली हो गया, सी के कॉरस्पॉन्डिंगली, तो स्ट्रेस में कितना चेंज हुआ, जरा सा, मामूली सा। लेकिन बी से सी तक बाई स्ट्रेन में अच्छा खासा चेंज हो गया। तो हम ये कहेंगे बी से सी के बीच में आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस व्हेन वी गो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट, इवन फॉर अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली, स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। समझ गए? उसके बाद आगे चलते हैं, फर्दर इंक्रीज इन लोड बियॉन्ड पॉइंट सी। इस पॉइंट सी के बाद में अगर हम लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं वायर को, तो अगर हम और लोड बढ़ाते हैं तब क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन और लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से सी से ज़्यादा, सी के आगे फिर बहुत तेज़ी से लेंथ बढ़ती है वायर की। ठीक है, अब क्या होता है, further increase in load beyond C produces large increase in strain or length of the wire. The stress corresponding to the highest point capital D on the graph is called ultimate strength of the material. तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना डी, हम बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेन को, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या रहता है एस यू। एस यू का मतलब हो गया ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई वायर की। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब बस वही हो गया, बस अब इससे आगे मैं नहीं झेल सकता, टूट जाऊंगा। ठीक है, तो वो जो डी है वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वायर की। क्यों, आप तो खींचे जा रहे हो ना उसको, कर ली ना इलास्टिसिटी चेक, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पर आकर खत्म हो गया, फिर धीरे 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 फिर सी से डी तक प्लास्टिक बिहेवियर है। प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर में अब आप उसको खींचते जाएंगे, वो खींचेगा लेकिन गारंटी नहीं देगा कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में, आएगा ही नहीं। इलास्टिक लिमिट तो उसकी क्रॉस हो गई। इलास्टिक लिमिट ये थी बी वाली, जिसको हम यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। तो ये जो है डी के कोरस्पॉन्डिंगली दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये जो बी के कोरस्पॉन्डिंग है दिस इज कॉल्ड यील्डिंग स्ट्रेंथ, इसीलिए इसको यील्ड पॉइंट भी बोल देते हैं। यस भाई, अच्छा अब उसके बाद आगे देखें बियॉन्ड द पॉइंट डी। अब डी के बाद क्या होना शुरू होता है, कभी रबर बैंड के साथ करके देखना ये काम, खींचते जाना, कहीं कुछ रबर बैंड टूट जाती होंगी, वो लगती है हाथ पर बड़ी तेज से। ठीक है, तो बियॉन्ड द पॉइंट डी द थिनिंग ऑफ द वायर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब वायर थिन होता चला जाएगा लेकिन उसका जो थिन होना, उसका जो पतला होना है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म होने का मतलब तो ये है ना कि हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं और वो पतली 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 होती जा रही है, लेकिन अब वो यूनिफॉर्मली पतला नहीं होगा, उसमें ना कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप होंगे। कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप होंगे, उनको बोलते हैं नेक एंड वेस्ट। नेक एंड वेस्ट मतलब गर्दन तो पतली है और वेस्ट जो है वो चौड़ी है, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शंस को नेक एंड वेस्ट बोलते हैं। और नेक एंड वेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं से वायर ज़्यादा खिंच जाएगा तो पतला सा दिखाई देगा, कहीं थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा जैसे सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा हुआ है, कहीं पर थोड़ा मोटा दिखाई देगा। तो ऐसा है, बियॉन्ड द पॉइंट डी द थिनिंग ऑफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, द वायर डेवलप्स कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉल्ड नेक्स एंड वेस्ट्स एट फ्यू पॉइंट्स अलोंग इट्स लेंथ। तो लेंथ में आपने देखा भी होगा, कई बार रबर बैंड को खींचते हैं तो किसी किसी जगह तो थोड़ी मोटी सी दिखाई देती है, किसी जगह हो जाती है बिल्कुल पतली सी। वो तब जब आपने उसको कर दिया उसका पूरा काम, वो पूरा लंबा खींचना, या फिर कई बार आप कैलेंडर पर लपेटते हैं उसको या किसी और चीज़ पर लपेटते हैं, एक बार लपेटा, दो बार लपेटा, लपेटते ही जा रहे हो, तो
फिर उसके बाद जब उसको उतारते हैं उसके ऊपर से तो कहीं से पतली और कहीं से मोटी हो जाती है, उसको कॉन्स्ट्रिक्शंस या नेक एंड वेस्ट बोलते हैं. अच्छा, some additional strain is produced even on reducing the load and finally the wire breaks at the fracture point. Even on reducing the load. अब क्या हुआ कि D के बाद में आपने कहा कि भाई चलो लोड रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. तो आपने क्या करा, आपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया. लोड रिड्यूस करने का मतलब फोर्स रिड्यूस करना, लोड मतलब फोर्स. तो फोर्स रिड्यूस करने का मतलब स्ट्रेस रिड्यूस करना, क्योंकि स्ट्रेस में तो फोर्स का काम है ना. स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, ठीक है. तो फोर्स आपने यार भाई अब इसका काम हो गया, अब जो है ना थोड़ी फोर्स रिड्यूस कर दो. फोर्स आप रिड्यूस भी करेंगे उसके बावजूद भी टूट जाएगा, ठीक है. तो आपने फोर्स धीरे 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 जैसे रबर बैंड को पूरा खींचा, खींचने के बाद धीरे 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 उसको आप कम कर दो, मतलब फोर्स आप रिड्यूस कर दो, वो उसके बावजूद भी जो है टूट जाता है. तो आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करा. स्ट्रेस को रिड्यूस करने पर आपने देखा कि भाई स्ट्रेन रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब वापस अपनी जो चेंज इन लेंथ है वो कम नहीं हो रही है. चेंज इन लेंथ कम होगी तो स्ट्रेन भी कम हो जाएगा. स्ट्रेन किस पर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन लेंथ पर. ओरिजिनल लेंथ तो सेम थी, तो अब वो वापस चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली टूट जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर. तो ये आपको OA, AB, BC, पॉइंट B, पॉइंट D और पॉइंट E इनको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है. जितना लिखा है बस इतना कर दीजिएगा, सफिशिएंट, ठीक है. और जो इसमें लिखी है ना कहानी, जो इसमें ये कहानी लिखी हुई है, इस कहानी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ग्राफ में ऊपर नीचे मत करना, इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है. आपका जब इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा तो इसमें ये वाला ग्राफ दूँगा, जैसे अभी ये ग्राफ दिया था ना. अच्छा हाँ, जिन बच्चों ने सैटरडे को टेस्ट नहीं दिया था तो दिया नहीं था तो ट्यूसडे के लिए पेपर था, वेडनेसडे. ट्यूसडे तो आ गई, वेडनेसडे को पेपर तुम्हें दोबारा देना ना. तुम्हें देना, तुमने दिया नहीं था तो तुम दोबारा दोगे, और किसी ने तुम्हें भी दोबारा देना है ना. और तुम्हें तो 1 2 3 4 तो आप कब देंगे? परसों, थर्सडे, ठीक है. फ्राइडे को टाइम ऑफ टाइम बता देना, कौन सा टाइम है ना, मतलब किस टाइम आएंगे. तो तुम थर्सडे को देना. फिजिक्स के बाद कौन सी क्लास होती है या पहले कौन सी क्लास होती है? मेरी 5:30 से होती है, तो 4:30 फिजिक्स के बाद होती है. हाँ. तो मतलब आज भी है. नहीं, वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. अब थर्सडे का बताओ. थर्सडे को 4:30 से 5:30 तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो या तो 3:30 बजे आ जाना और या फिर 5:30 बजे उठ जाना, 1 घंटा तक ऐसा करना, ठीक है. तुम भी थर्सडे को करना, तुम भी थर्सडे को, तुम फ्राइडे को कर लो कोशिश. थर्सडे को हो गया, थर्सडे को देना. चलो ठीक है. पानी की बोतल ये देना बेटा पीछे. तो मंडी में सब्जी लेने जाते हो तुम? अच्छी बात. आजकल देखा है ना, मेरे बच्चे हाथ नहीं बढ़ाते पेरेंट्स को. मैंने देखा था ना, मैंने कहा जा रहे हैं. ट्यूशन वाले बड़े मिलते हैं मंडी में. चलिए जी, तो इसी तरीके के 2-3 ग्राफ्स और हैं. ये वाला तो थोड़ा बड़ा था, प्रचंड था. ये वाला थोड़ा छोटा है. अगला जो देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पर क्लासीफाई करना है मटेरियल्स को. मटेरियल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस. एक तो ये हो गया. यहाँ पर हम जो क्लासीफाई करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हम सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं. चैप्टर ही सॉलिड है, सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो हमें सॉलिड को क्लासीफाई करना है. तो सॉलिड को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे? एक होते हैं डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल क्या है कि उनको खींचो तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं. एक होते हैं ब्रिटल मटेरियल, ये खींचो टूट जाते हैं, उनको कहते हैं कि एकदम ब्रिटल है. और एक है मलिएबल मटेरियल. मलिएबल मटेरियल का मतलब ये है कि उनको अगर कंप्रेस करो, दबाओ तो वो फ्लैटन हो जाते हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो तीनों तरीके के जो मटेरियल हैं इनको ग्राफ की मदद से ही, इसी वाले ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की मदद से ही एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिएगा, ये भी साथ साथ इनकी डेफिनेशन के साथ साथ ये भी लर्न करने पड़ेंगे तीनों ग्राफ, ठीक. तो देखिए, पहला है डक्टाइल मटेरियल. द मटेरियल्स व्हिच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स. जिन मटेरियल्स की प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन
बहुत ज़्यादा हाई होती है उनको डक्टाइल मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने डक्टाइल मटेरियल क्या पढ़ा था कि एनी सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड अ डक्टाइल मटेरियल, है ना। और अब क्या कह रहे हैं, अब इसको इन प्रॉपर्टी की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर हम बोल रहे हैं कि जिसकी प्लास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा होगी उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। अब हम ये कहते हैं कि गोल्ड एक डक्टाइल मटेरियल है, मेटल है, उसको खींचते जाएंगे गोल्डन चेन बन जाती है जो गले में डाल लेते हैं, ठीक है। तो उसकी भी तो लिमिट होगी ना, ऐसा थोड़ी है उसको खींचते जाएंगे तो पतली पतली होती जाएगी, वो भी टूट जाएगी भाई एक लिमिट के बाद, ठीक है। तो बस ये है कि उनकी प्लास्टिक लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि वो टूटते नहीं है, कि वो ब्रिटल नहीं है कि उनको करते जाओ जैसे एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम का तो ये एरोप्लेन भी बनता है, और एल्यूमिनियम की घरों में फॉइल भी होती है, इतनी पतली होती है कि हाथ से फाड़ दो तो फट जाती है, ठीक है। उसमें रोटी लपेट कर देती है ना मदर सुबह जब आप जाते हैं। तो आप ये देखिए कि वही चीज़ अब देखेंगे कि इसका कर्व कैसे बनेगा, ये देखिएगा। बेसिक कर्व यही है, इसी में थोड़ा बहुत चेंज है। तो पहला देख रहे हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई पहले तो वही O और A, तो ये जो A है यहाँ तक तो हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में बस आप ऐसा इसको ये लास्ट वाला पॉइंट दिखा देंगे, बस इसको कह देंगे ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो इसकी प्लास्टिक रेंज है ये जो है ये आपने थोड़ी ज़्यादा दिखा दी, बस ये तो डक्टाइल मटेरियल हो गया। तो प्लास्टिक रेंज इसकी ज़्यादा दिखाएंगे क्योंकि ये खींचता जाता है बहुत लंबा खींच जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे ब्रिटल मटेरियल, द मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। तो इलास्टिक लिमिट के बाद में जरा सा क्या और तो है वो तो करके देखा होगा कई बार। ब्रिटल मटेरियल्स वो हो गया ये इलास्टिक लिमिट। ब्रेकिंग पॉइंट ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल ये हुआ, ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना। हमने क्या करा है कि यहाँ पर जो प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन है वो बहुत छोटी बनाई है, इधर प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन बड़ी बनाई है। अगला आ जाइए मलिएबल मटेरियल। मलिएबल मटेरियल में क्या करना है, मलिएबल मटेरियल में हमको एक्स एक्सिस इस तरफ जो है वो इस तरफ नहीं दिखानी है और वाई एक्सिस भी ऐसे नहीं दिखानी है, उल्टा दिखाना है।
कंप्रेशन हो गया, मतलब हम फोर्स लगा दें ना, तो उसमें क्या करा जाता है, मेलिएबिलिटी में क्या करता है, हैमरिंग करी जाती है। हैमरिंग करते हैं तो किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। तभी तो एक हार्ड जो मास होता है आयरन का, उस पर हैमर कर करके उसको पतली पतली प्लेट्स में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। सेम विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अलग तरीका है कि उसको रोलर मशीन में डाला जाता है। रोलर मशीन में तो वो रोलर मशीन में एक बार डालते हैं थोड़ा पतला होता है, एक बार और डालते हैं और पतला होता है, तो धीरे धीरे उसको पतला करा जाता है। तो अब आप ये देखिए कि जब हम किसी चीज़ को छोटा कर रहे हैं तो कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि हमारी जो फोर्स है वो किसी भी चीज़ को वो छोटा कर रही है, एक्सटेंड नहीं कर रही, लेंथ उसकी बढ़ा नहीं रही है। तो कंप्रेशन का मतलब क्या है, एक तो हो गया एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन का मतलब खींचना, तो फोर्स जो है वो किसी चीज़ को खींच रही है, बड़ा कर रही है, तो बड़ा कर रही है तो उसको पॉजिटिव साइड पर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो उसको छोटा कर रही है तो उसको हमको नेगेटिव साइड पर लेना पड़ेगा, कंप्रेशन। अच्छा जी, अब इससे होगा क्या, इससे ये है इससे क्या होगा कि जो हमारा चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ को हम ये कहेंगे कि लेंथ पहले 1 थी, मान लीजिए पहले 1 थी और 1 से घटकर अब 0.9 हो गई, ठीक है। तो हमें चेंज किस तरीके से निकालना पड़ता है, हमें चेंज ऐसे निकालना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आज हमारी उम्र 15 साल है, कुछ टाइम बाद हमारी उम्र जो है वो 17 साल हो गई, तो कितना अंतर आया, तो हम ये कहेंगे फाइनल एज क्या है 17, इनिशियल एज क्या थी 15, 17 माइनस 15 इज 2। तो बढ़ने पर पॉजिटिव आता है चेंज, घटने पर चेंज नेगेटिव आएगा कि शुरुआत में हमारी लेंथ 1 मीटर थी, हमने कंप्रेस करा तो दब गई, तो दबने पर वो हो गई 0.9, है ना। तो फाइनली कितनी हुई 0.9, इनिशियली कितनी थी 1, तो 0.9 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 0.9, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हुआ तो इसी वजह से जो स्ट्रेन है जिसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ले रहे थे, पॉजिटिव पर लेकर नेगेटिव बढ़ेगी, क्योंकि चेंज इन लेंथ नेगेटिव आ गया अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो सेम ही रहना है, 1 मीटर है तो वो तो सेम ही रहना है। तो ये चेंज इन लेंथ पर डिपेंड करेगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पर दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी ऊपर ना आकर वो भी नीचे आएगा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, उस चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, खींच नहीं रहे, समझ गए, ठीक। अब जरा देखिएगा इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। क्या करना, जो शीट है, जिस शीट पर भी आप लिख रहे हैं उस शीट को उल्टा करके रख देना और सीधा बना देना। भाई इसी को अगर हम ऐसे करके कर दें तो ये यही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर दीजिएगा, देखिए ये होगा इधर बोल दीजिए अप्लाइड फोर्स, ई डैश वही इलास्टिक लिमिट ई डैश ये हो गया क्रशिंग पॉइंट, ठीक है। तो मलिएबल मटेरियल को हमेशा थोड़ा मोड़ कर देखा जाता है, चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि और ज़्यादा इसको हम फ्लैटन करने की कोशिश में इसको तोड़ ही दें, ठीक है, ये चीज़ है। तो when a solid is compressed, a stage is reached beyond which it cannot recover its original shape after the deforming force is removed, ठीक है। वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिकवर कर ही नहीं पाएगा, एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है। दिस इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट ए डैश फॉर कंप्रेशन। द सॉलिड देन बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी, तो सॉलिड प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है। द यील्ड पॉइंट बी डैश obtained under compression is called crushing point. After this stage, metals are said to be malleable, that is they can be beaten, they can be beaten into sheets, for example gold, silver, lead etc. तो इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अगला टॉपिक करेंगे जरा इलास्टोमर्स, ठीक है। पेज नंबर 8 पर आ जाइए, इलास्टोमर्स। 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ।
ये वाला जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट लिखा है, इधर भी ब्रेकिंग पॉइंट लिखा है, आप समझ गए होंगे इसको क्रशिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर खींचते हैं और वो टूटती है तो कहते हैं कि मतलब इट गॉट ब्रोकन, और अगर किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको क्रश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्रशिंग पॉइंट और उनको ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। अगला देखिएगा, इलास्टोमर्स। द मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू लार्जर वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू तक खींचा जा सकता है, उनको इलास्टोमर्स हम कहते हैं। एग्जाम्पल, रबर कैन बी स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, बट स्टिल इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। तो अब अगर हम रबर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रबर के एग्जाम्पल में क्या है कि इसको बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैल्यू तक खींचा जा सकता है। तो जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसका जो है वो यूनिफॉर्म ना बनकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला बनेगा, ठीक है। लीनियर ग्रोथ का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, कर्व लाइन ऊपर की तरफ उठती हुई। ठीक है, इसमें हम ये नहीं करेंगे कि हम इसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट वगैरह दिखा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रबर बैंड है तो अलग अलग क्वालिटी की रबर बैंड्स आती हैं। कुछ अलग अलग क्वालिटी की रबर बैंड्स इस तरीके की भी आती हैं जो मतलब हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, फॉर एग्जांपल अगर कभी देखा होगा जो सिस्टर्न होता है ना, जो टॉयलेट सीट का सिस्टर्न होता है, तो टॉयलेट सीट के सिस्टर्न के अंदर लोहे का या स्टील का स्प्रिंग वो यूज़ नहीं करते हैं, तो आजकल रबर का स्प्रिंग यूज़ होता है। क्योंकि क्या है कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो फिर ख़राब हो जाता है। तो वो जो ख़राब हो जाता है वो इस वजह से होता है क्योंकि सिस्टर्न के अंदर तो हमेशा पानी भरा रहता है ना, ठीक है। आपने टॉयलेट यूज़ करा, आप उसको फ्लश कर देते हैं। अब जब आप उसको फ्लश करते हैं तो कोई तो स्प्रिंग है, आपने उसका बटन दबाया, कोई तो स्प्रिंग होगी जो उसको वापस उसी पोजीशन में लेकर आती है। तो आजकल जो चीज़ यूज़ होती है वो हाई क्वालिटी का प्लास्टिक स्प्रिंग होता है। तो वो प्लास्टिक स्प्रिंग ऐसा है कि 50 साल तक भी कभी ख़राब होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो इलास्टोमर की अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसके हिसाब से जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है वो काफ़ी ऊंचा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस जो है वो कंप्रेशन में ही काम आता है। तो आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने के लिए किसी भी स्ट्रेट लेंथ है या स्ट्रेट एरिया है, उसको कंप्रेस करने के लिए आपको उस पर फोर्स नॉर्मल लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो कंप्रेस प्रॉपरली नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक पर मैं टेढ़ी फोर्स लगा रहा हूँ, तो वुडन ब्लॉक खुद टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा या टूट सकता है, वो दबेगा नहीं। हम उसको अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो हमको नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स को लगानी पड़ेगी। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ये डायग्राम देखिएगा, जैसे नॉर्मली आप इस तरीके से बनाते हैं ना कि कैसे ना बनाकर ऐसे बना दो, जैसे लेस देन का साइन बनाकर यहाँ पर एक लाइन लगा दो, ठीक है। ये भी जो के है ना, ये भी अलग के है, लैटिन में यूज़ करते हैं इस तरीके का। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाई के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
चारों तरफ से हमने प्रेशर लगाया। तो ये जो अंदर वाला वॉल्यूम है, हमने कहा कि ये जो चेंज हुआ है ना वॉल्यूम में, ये जो चेंज है इसको तो हमने डेल्टा वी बोल दिया, तो अंदर जो वॉल्यूम में घटकर आया वो वी माइनस डेल्टा वी होगा। ठीक है, तो कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Normal stress upon volumetric strain minus F upon A upon delta V upon V। ठीक है, नेगेटिव में हो गया, ये आप समझ गए होंगे नेगेटिव में क्या हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम हमारी घट रही है, हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो घट रही है। जब वो घटेगी तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव में आएगा फिर। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, कम में से ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब इसको अलग से ऐसे लिख दीजिए, माइनस एफ अपॉन ए, और ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा बी अपॉन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, एफ अपॉन ए इज प्रेशर माइनस पी बी अपॉन डेल्टा वी, where P is equal to F upon A is the normal pressure. Negative sign shows that the volume decreases with the increase in stress. आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा। समझ गए? उसके बाद देखते हैं जी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि कोई चीज़ कितनी कंप्रेस हो सकती है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन के। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन के। Its SI unit is per Newton per meter square, per Newton meter square। क्या है कि ये जो बल्क मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस तो हमारे पास वही है ना, बस प्रेशर वाली ही यूनिट आ जाएगी, नीचे तो यूनिटलेस है। ठीक है, तो प्रेशर वाली यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये उसका रेसिप्रोकल है। तो n की पावर -1 और n की पावर -2 है तो उनका स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगला टॉपिक है पेज नंबर 9 पर आइए। ये है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। Modulus of rigidity or shear modulus. Within the elastic limits, the ratio of tangential stress to the shearing strain is called modulus of rigidity। ठीक है, तो modulus of rigidity के लिए देखिएगा
चलिए जी अब इसमें देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकलेगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस तो यही है कि भाई देखिए फोर्स तो हम इस पर लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स किस तरीके से है कि वो इसको खिसका के ऐसे कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है। एक्चुअल में ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक बुक का एग्जाम्पल लिया था कि हमने उसको फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा कर वो थोड़ा सा जो है जो सीधा रखा हुआ वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब जब वो टेढ़ा हुआ है तो कितना एंगल टेढ़ा हो गया? थीटा, है ना। अच्छा, अब ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है ना ऊपर वाले प्लेन का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, कि पहले पैरेलल प्लेन जो है उन दोनों में किसी तरीके का जो एरिया दोनों में जो लेंथ थी दोनों के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस था वो एल था। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया कि ये इससे इतना आगे खिसक गया है, डेल्टा एल, ठीक है। ये वाली लेंथ भी डेल्टा एल ही होगी। तो वो तरीका होता है स्ट्रेन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस कुछ भी बोल दो, ये तो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फिर बात करेंगे शियरिंग स्ट्रेन की। शियरिंग स्ट्रेन की, तो शियरिंग स्ट्रेन क्या है? थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा, थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एल अपॉन एल। ए डैश अपॉन ए बी, ए डैश अपॉन ए बी डेल्टा एल अपॉन एल। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा? शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो ये आपका इसको ईटा बोल देते हैं, ये हो गया अगेन एफ अपॉन ए, मतलब शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से कितना हो जाता है? तो नीचे वाले आगे से, ठीक है जी। ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट देख लीजिए, द शियर मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल the shear modulus of a material is always considerably smaller than the Young modulus for it. It shows that it is easier to slide layers of atoms of solids over one another than to pull them apart or to squeeze them close together. जो shear modulus है वो हमेशा Young modulus से छोटा होता है। तो उससे ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम स्लाइड करवाएं ना, फोर्स मतलब अगर स्लाइडिंग फोर्स अगर उसको लगाएं तो वो जो फोर्स है वो लगाना कंपेरेटिवली आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो शेयर मॉडुलस है ये बाकी दोनों से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ये मॉडुलस वाला जो है पोर्शन ही खत्म होता है। फिर सम अदर इलास्टिक इफेक्ट्स, इसलिए थोड़ा सा ही बच रहा है आपको। इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास इसके न्यूमेरिकल्स की लूँगा, न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो 2 क्लासेस में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना फ्लूइड्स वाला करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो थर्सडे को टेस्ट दे दीजिएगा, आफ्टर द क्लास या बिफोर द क्लास, जैसे आपको ठीक है, ठीक है। चलिए जी, ओके।